चलिए, कल ही हमने पढ़ा दिया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर चर्चा कर लिया था। चूंकि चैप्टर्स की पढ़ाई केमिस्ट्री में 3 चैप्टर तक 9th क्लास का हो गया था, तो इसका हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा दिया जाए, है ना, MCQ क्वेश्चन करवा दिया जाए। तो कल चैप्टर 1 का 9th क्लास वाले का हो गया था। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर की चर्चा कर लेते हैं। उस चैप्टर का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, है कि नहीं। इसके इस चैप्टर का नाम है और उससे जो संबंधित प्रश्न है हम लोग जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। लगभग नहीं, एक्यूरेट 50 प्रश्न हैं। 50 प्रश्न को बारीकी से देखेंगे। बहुत सारे प्रश्नों का आंसर गलत हो जाता है आपके अच्छे ढंग से नहीं पढ़ने की वजह से। इसलिए आप सभी लोग बढ़िया से प्रश्न को पढ़ेंगे और 4 विकल्प हैं, उसमें से एक सही है, उसके बारे में आप हमको बताएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि जरा इसको ध्यान से समझेंगे और पढ़ेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु और कोलाइडल। तो आप लोग आंसर क्या दे सकते हैं इसमें? कोलाइडल बिल्कुल सही है। चूंकि देखिए, तत्व को हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं, धातु में, अधातु में और उपधातु में। तो धातु, अधातु या उपधातु है तो सब तो तत्व है, स्पष्ट है कि तत्व है। एक और चीज नहीं है जिसका नाम है क्या चीज? कोलाइडल। क्लियर हो गया? तत्वों को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं ना, धातु, धातु, धातु में, तो एक कोलाइडल ही नहीं है। तो ये आंसर एकदम सटीक आंसर है। दूसरा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? शुद्ध पदार्थ जिसमें मिलावट न हो। सोडियम, साबित जल, कार्बन डाइऑक्साइड और गंगा जल। कौन इसमें शुद्ध पदार्थ नहीं है? बताइए। बिल्कुल सही है कि गंगा जल शुद्ध पदार्थ नहीं है। आ गया समझ में? लेकिन हम लोगों के यहाँ गंगा जल को शुद्ध माना जाता है। अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो गंगा जल को क्या माना जाता है? शुद्ध माना जाता है कि भैया इसको गर्म छिड़िए वो शुद्ध होगी, वो शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन जो केमिस्ट्री आप लोग पढ़ रहे हैं तो शुद्ध पदार्थ उसको कहता है कि जो जिसमें एकदम किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं हो। शुद्ध का मतलब समझे कि लोहा है तो उसमें एल्युमिनियम मिला हुआ नहीं होना चाहिए, तब वह क्या है? शुद्ध है। एकदम शुद्ध का मतलब शुद्ध। लेकिन गंगा जल में बहुत सारे चीज मिले हुए होते हैं, है ना। तो अगर हम लोग धार्मिक दृष्टि से हट करके अगर रासायनिक दृष्टि से देखें तो यह क्या है? अशुद्ध है ना। तो यह शुद्ध नहीं है। बहुत अच्छा आंसर आप लोग दे रहे हैं। निम्नलिखित में शुद्ध पदार्थ कौन है? स्रावित जल, गंगा जल, समुद्र जल, इनमें से कोई नहीं। तो स्रावित जल शुद्ध पदार्थ है। पढ़े हैं आप लोग स्रावित जल के बारे में? तो निश्चित तौर पर आपको पढ़ाया गया होगा। यह एक ऐसा जल है जो शुद्ध होता है। गंगा जल शुद्ध नहीं है। समुद्र का जल शुद्ध होगा? संभव है? इनमें से कोई नहीं। तो कहा लगी वहां पे है ये आंसर में। अब देख लीजिए जरा सा, यौगिकों में तत्वों का अनुपात। अगर आप किसी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं तो यौगिक की परिभाषा ही कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो अब बताइए, यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है कि परिवर्तनशील होता है? इनमें सभी निश्चित होता है। देखिए, यौगिक और मिश्रण की परिभाषा एकदम बढ़िया से समझिएगा। यौगिक और मिश्रण की परिभाषा सिर्फ एक लाइन में समाप्त हो जाती है। अगर आप परिभाषा दे रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को आपस में, है ना, एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक। और यही बतिया छोड़ दीजिए निश्चित वाला। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो मिश्रण, उसमें निश्चित अनुपात छोड़ दीजिए। बात समझ में आ गई ना? तो यौगिक के लिए निश्चित होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगले प्रश्न पर अगर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और शुद्ध मन से पढ़िएगा। परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं? देखिए, परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम से
मिलकर जो विलयन का निर्माण होता है वह कैसा विलयन का निर्माण होगा? संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त, कोलाइडी विलयन का निर्माण होगा। आपके हिसाब से क्या इसका आंसर होना चाहिए? बिल्कुल सही आपने जवाब दिया है, कोलाइडी विलयन तैयार होगा। क्योंकि संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, मैंने अब उसको मिलाने की जरूरत है ही नहीं। जब तीनों की परिभाषा देखिएगा तो ये तीनों को सटीक नहीं बैठ पाता है इस पर, लेकिन कोलाइडी विलयन की परिभाषा से ये सही हो जाता है। इसके आंसर हो जाएगा क्या चीज? कोलाइडी विलयन। अब हम लोग जरा सा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसमें फिर से एक बार आप लोगों के बीच में है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है? एकदम प्योरिफिकेशन शुद्ध पदार्थ कौन है इसमें? दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु। जल, जल क्या है? एकदम शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि देखिए, दो या दो से अधिक तत्व आपस में अगर एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, इसके अलावा उसमें कोई चीज नहीं। जल में दो ही चीज ना है। हम ये नहीं कह रहे कि पीने वाला जल शुद्ध है क्या शुद्ध है, ये बात नहीं कर रहे हैं। जल की चर्चा होता है। जल तो भैया बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, अनुपात सही है, शुद्ध हो पदार्थ है। ऐसा पदार्थ है शुद्ध। इसमें तो शुद्ध नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है। इसमें कितना लोगों की मिलावट है, कितना चीजों की मिलावट है और कैसे कैसे मिलावट है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं। मिश्र धातु तो खैर मिश्र है, ये है ना, परसेंटेज आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन जल में ऐसा नहीं होगा। तो जल क्या है? आपका एकदम शुद्ध पदार्थ है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध पदार्थ है? जल्दी से जवाब दीजिएगा। सब कोई जानते हैं कि वायु जो है से अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यह गैसों का मिश्रण है। वायु क्या है? वायुमंडल में गैसों का एक मिश्रण है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वायु। तो ये इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में कौन विलयन है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन विलयन? अब देख लीजिए, यहां पे साबुन है विलयन। निम्नलिखित में कौन विलयन? साबुन विलयन, लवण विलय, और इसका ऊपर में दिया हुआ है ना जी, लवण विलय, चौक जल मिश्रण, स्टार्च विलयन। इसमें आंसर आप लोग हमको जवाब दीजिए बढ़िया से। हाँ बोलिए बोलिए, आप ठीक बता रहे हैं। स्टार्च विलयन। क्या नाम है आपका? श्वेता कुमारी। स्टार्च विलयन बिल्कुल आपका आंसर सही है। और निम्नलिखित में कौन निलंबन है? निलंबन की भी परिभाषा आपको इसमें पढ़ाया गया होगा। जल्दी से बताइए, चीनी विलयन को निलंबन कहेंगे कि सोडा जल को निलंबन कहेंगे कि मटमैला जल को निलंबन कहेंगे कि साबुन जल को निलंबन कहेंगे? मटमैला जल को, वैसा जल जिसमें बहुत सारे चीजों का मिश्रण है अनिश्चित, वैसा निलंबन जो धीरे धीरे कर करके बैठता हो, जिसका प्रत्येक, अब निलंबन की परिभाषा हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, आप आंसर सिर्फ दीजिए। टोटल का टोटल पढ़ाई आपको हो चुकी है। इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? मटमैला जल। क्लियर हो गया? निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? कोलाइड की परिभाषा आप लोगों को पता है, तो इस हिसाब से बताइए निम्नलिखित में कौन कोलाइड है? जल्दी से बताइए। चीनी का शरबत कोलाइड है ही नहीं, पीतल का शरबत कोलाइड, कौन कोलाइड है ना जी? चीनी का शरबत नहीं, पीतल नहीं, धुआं नहीं, गोंद। गोंद क्या है? कोलाइडी विलयन में आता है। किसमें आता है? कोलाइडी विलयन में आता है। चलिए अब इसका आंसर दीजिए। निम्नलिखित में कौन तत्व है? भैया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ते हैं ना? 8वां नंबर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ और तत्व है। ये क्या है? तत्व में पहला क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ते हैं कि नहीं? आपका जो तत्व है ना 118 ही है। उसी में एक दो आगे पीछे हो सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, है ना, लेकिन 118 तत्व कहा जाता है। और उन्हीं तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु, उपधातु। समझ में आ गई बात? जोर से बोलिए, सीधा बढ़ जाइए। धातु, अधातु या उपधातु होगा, ये तत्व है। समझ में आ गई बात ना? बाकी जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो वह यौगिक का निर्माण होता है। समझे कि नहीं? और निश्चित अनुपात में नहीं है तो उससे मिश्रण का निर्माण हो सकता है। समझ में आ रही है बात? लेकिन तत्व की अगर बात जानिएगा तो तत्व 118 गो है। और तत्व की एकदम परिभाषा ही है, इसकी पहला ही लाइन इतना बढ़िया लिखा हुआ है कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है
जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के उसका निर्माण हुआ है, यानी कि उसमें दूसरा चीज हो ही नहीं सकता है। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन, लिथियम तो लिथियम, लोहा है तो लोहा, इसके अलावा उसमें कांच का शैली नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है ना? तो इसीलिए तत्व की पहली लाइन की परिभाषा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, और उस तत्व को 118 में देखिएगा तो ऑक्सीजन का नाम है, इसलिए यह शुद्ध तत्व है। यह क्या है? तत्व है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों को, है ना, आपस में मिलने से जिस चीज का निर्माण होता है उसी को बात, हाँ, उसको क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उसी को यौगिक कहा जाता है। आप हमको बताइए कि यौगिक इसमें क्या है? भैया वायु यौगिक नहीं है, इसमें वायुमंडल में हवाओं का निश्चित मिश्रण नहीं है। ठीक है, निश्चित माने मिलावट नहीं है, इसलिए निश्चित नहीं है तो यह यौगिक नहीं है। ऑक्सीजन भैया यौगिक नहीं है, यह एक तत्व है। क्या है? तत्व है। तांचा, तांचा कांचा कुछ हो, इसको नमवे नहीं जानते तो हटाइए नहीं इसको। रह गया नमक, तो नमक को हम लोग क्या पढ़ते हैं? NaCl, यानी कि उसमें दो तत्व मिले हुए हैं। Na माने सोडियम, Cl माने क्लोरीन, है ना, दोनों के आपस में मिलने से नमक का निर्माण हुआ है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में दो एक चीज ना है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, दोनों का निश्चित अनुपात मिला होगा तब न जाके नमक तैयार हुआ। और जब निश्चित बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक। तो कहता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक है, तो सीधा आंसर क्या हो जाएगा? नमक। क्या हो जाएगा? नमक। अधातु कौन? एकदम आराम से बताइए, 13वां नंबर में अधातु कौन? अधातु कौन बताइए जल्दी से, जोर से बोलिए। अधातु के श्रेणी में कौन आते हैं? कौन ऐसा तत्व है जो उसमें आपको लग रहा है जर्मेनियम अधातु है, ये नहीं है, सेलेनियम अधातु है, ये नहीं है, टाइटेनियम अधातु है, ये नहीं है, तो कौन बच गया धातु के तौर पर? आयोडीन हो गया। क्या हो जाएगा? आयोडीन। आपको पढ़ाया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। ऐसे हम जब पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे कभी, तो इतना आसानी से बना देंगे, इतना आसानी से बता देंगे आप लोगों ने कि कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है, कि जिंदगी भर नहीं भूल पाइएगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जब पीरियोडिक टेबल हम पढ़ाएंगे तब उसमें हम बहुत विस्तार से चर्चा कर देंगे। आगे देखिए, तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? बढ़िया से समझ के बताइएगा, याद रखिएगा। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? तो सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। बिल्कुल सही आंसर है श्वेता कुमारी का। सबसे सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु। चूंकि परमाणु अणु से भी छोटा होता है। परमाणु क्या होता है? अणु से भी छोटा होता है। याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या चीज का निर्माण होता है? एक से अधिक तत्व आपस में मिलेंगे तो क्या चीज का निर्माण होगा? तो यौगिक का निर्माण हो जाएगा। अरे भैया, यौगिक का निर्माण कभी भी होगा तो एक से अधिक तत्वों के साथ ही मिलकर के होगा। समझे कि नहीं? दो तत्व हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं, है कि नहीं? मिश्रण के लिए सर तत्व की जरूरत है नहीं, वह यौगिकों के भी आपस में मिलाने से मिश्रण का निर्माण हो सकता है, लेकिन यौगिक का निर्माण जब भी होगा तो तत्वों के आपस में मिलाने से ही होगा। हो सकता है कि दो तत्व हो सकता है कि तीन तत्व हो, है कि नहीं? उससे उसका निर्माण होगा। जैसे फिटकरी पढ़ते हैं, चीनिये देखिए ना, चीनिये पढ़ते हैं ना, C12H22O11, सी है एक, C12H22 हाइड्रोजन है उसमें, O11 ऑक्सीजन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों आपस में है, तो तीन गुण तत्व है इसमें। बात समझ में आ रही है ना? तो हो गया यौगिक। तो यौगिकों का यह है कि तत्व का होना जरूरी है, लेकिन कितना तत्व? एक से अधिक तत्व। चलिए, हो गया आंसर। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में। क्या नंबर क्वेश्चन में? 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन जो है सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है इसको ध्यान से समझिएगा। नमक और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, नमक है और अमोनियम क्लोराइड है, इसके मिश्रण एक जगह हो गए, मैंने इसको मिला दिया गया है, और इसके मिश्रण को अलग करना है। कौन सा विधि अपनाइएगा? हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप गलत बता रहे हैं, सब का सब सही नहीं है। आप जब प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा पढ़िएगा तो सोडियम को वहां से, सोडियम क्लोराइड को वहां से उड़ा दिया जा रहा है। समझे कि नहीं? आप बढ़िया से नहीं पढ़े हैं।
सोडियम क्लोराइड को क्या करता है, पानी के घोल में जब घुल जाता है तो उसको एक जगह एकत्रित कर सकते हैं। उस विधि को हम लोग कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा। थोड़ा सा इसको ध्यान से लगा के पढ़िए। अच्छा, अब बताइए, दूध में क्रीम रहता है ना मिलाया हुआ, तो दूध में जो क्रीम मिलाया हुआ है, तो दूध में जो क्रीम मिलाया हुआ है उसको आप अलग कैसे कर सकते हैं? माने अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं? तब प्रभाजी आसवन के विधि द्वारा। इसमें भी आपका हो जाएगा प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, इसको भी अलग कर सकते हैं। सीधा सीधी उसको उड़ाइए। आगे देख लीजिए 18, रंग वाले घटक डाई, जो रंग वाला घटक होता है डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं? नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे अलग कर सकते हैं? जल्दी इसका आंसर बताइए। तो वाष्पीकरण विधि के द्वारा इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। कैसे अलग कर सकते हैं? वाष्पीकरण विधि द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। कैसे? पृथककारी कोप के द्वारा। कैसे अलग किया जा सकता है? पृथककारी कोप के द्वारा अलग कर सकते हैं। और अगला आंसर है कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है, वही वाला आंसर आ जाएगा इसमें भी। जल्दी से बताइए। तो उसको अगर काली स्याही में उपस्थित कोई अन्य रंग मिलाया हुआ है डाई करने वाला, तो उसको पृथक किया जा सकता है क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा। कैसे अलग कर सकते हैं? क्रोमैटोग्राफी विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। और 21वां प्रश्न देख लीजिए कि दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को, अगर दो गो मिश्रण मिला हुआ है आपस में, दो गो द्रव मिला हुआ है, तो उसको अलग करने के लिए सरल आसवन विधि के द्वारा इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन देखिए 22वां, कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो आपको देख लीजिए, शुद्ध पदार्थ की परिभाषा है कि जो निश्चित अनुपात में मिले, तो ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन की मात्रा 6, हाइड्रोजन की मात्रा 12, ऑक्सीजन की मात्रा 6, C6H12O6 ग्लूकोज की जो मात्रा है वह एकदम निश्चित है, और इतना नहीं होगा तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा, इसलिए यह एक शुद्ध पदार्थ है। क्लियर हो गया? बाकी सब चीज को शुद्ध घी लिख देने से, शुद्ध दूध लिख देने से, आयोडावंद नमक लिख देने से काम नहीं चलने वाला है। समझ में आ गई बात ना? ये धार्मिक दृष्टि से शुद्ध, जब तक घी नहीं पड़ेगा तब तक आपका भोजन शुद्ध नहीं होगा। तो वो सब है धार्मिक दृष्टि में। केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप लोग। 23वां क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन देखिएगा? 23वां क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। यही आपके आसपास दिखाई देगा, जहां दिखाई देगा इन्फॉर्म कीजिए हमको। 23वां क्वेश्चन क्या है? वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें, ना जल्दी से बोलिए, सभी कण समान होते हैं। आगे समझ में? आंसर क्या हो जाएगा? सी। हो गया? क्वेश्चन नंबर 24 को बढ़िया से पढ़िए। विभिन्न प्रकार कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? यौगिक। क्या कहते हैं? यौगिक। आगे 25वां क्वेश्चन, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो कोलाइड मिश्रण है, विलियन मिश्रण है, मिश्र धातु भी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी मिश्रण है। कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण है जी। कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की मात्रा फिक्स्ड है कि नहीं? क्योंकि CO2 रहेगा तब कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा एक कम हो जाएगी तो CO हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर CO2 नहीं रह करके अगर 3 हो जाए तो वो हो जाएगा कार्बोनेट, न कि रह जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रहने के लिए C और O2 होना जरूरी है। चलिए 26वां नंबर को ध्यान से समझिएगा बाबू, समझे? 26 नंबर को ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। 26वां क्वेश्चन, निम्न में यौगिक को चुनिए। जल्दी से चुनिए। जल भी यौगिक है ना? और जले यौगिक है, तो क्या चीज का चुनिएगा? जले ना यौगिक है जी। आओ का मैंने पीतल और लोटा या उथरिया गिलास क्लोरीन का सब जाती है कि नहीं? यौगिक क्या है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्व जो आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं, यौगिक का। तो जल वही ना है। आ गया समझ में? 27वां क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, भटकिए मत। 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्माण होता है? तो यौगिक। क्या निर्माण होता है? तो यौगिक। आगे 28वां प्रश्न को भी ध्यान से पढ़िए। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, सही युग्म को चुनिए। तो मिश्रण समांग भी हो सकता है और असमांग भी हो सकता है। मिश्रण समांग, असमांग, समझे कि नहीं?
जैसे आपको कोको कोला पिए हैं, ऊपरे वाला भी पीजिएगा घुटवा तो उतना ही बढ़िया लगेगा और वही स्वाद लगेगा, नीचे वाला पीजिएगा तैयो जो है से बढ़िया वही चीज वाला लगेगा, समान मिश्रण है। लेकिन शरबतवा जो देहाती में जो हम लोग शरबत घोरते हैं, ऊपर वाला पंचोछर, नीचे वाला पूरा एकदम मीठा चट चट है कि नहीं, तो ये हो गया असमान मिश्रण। आ गया समझ में? जहां का मीठापन, जहां का तीतापन सब जगह एक समान नहीं हो, असमान, और जहां पर सब एक जगह हो तो समान। फ्रूटी पिए हैं ना, फ्रूटी ऊपर का भी पीजिएगा तो उतना ही स्वाद, अंदर का भी पीजिएगा तो उतना ही सम, है कि नहीं? लेकिन हम लोग जो ग्लूकोचो घोरते हैं तो ऊपर वाला पंचोछरा, नीचे वाला आहा एकदम मीठा, है कि नहीं? क्योंकि घोलने नहीं आ रहा है। आगे समांग और असमांग। 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्या क्वेश्चन को 29 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बहुत बढ़िया से। 29 नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? सही कौन है चुनिए। पहला, समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है जैसे कोलाइड। दूसरा, समांग मिश्रण में एक ही प्रावस्था होती है, फेज होता है जैसे कोलाइड। ठीक है? नहीं है ठीक। विसमांग मिश्रण में विसमांग मिश्रण में दो प्रावस्थाएं होती है जैसे निलंबन। समांग मिश्रण कट, विसमांग मिश्रण नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? बी। क्या आंसर हो जाएगा? बी। और चले आइए तीसरा प्रश्न में। सरल तत्व क्या है? सरलतम पदार्थ है कि समान परमाणुओं से निर्मित पदार्थ है कि वो दोनों है? आई दोनों गलत है। तो भैया तत्व सरलतम पदार्थ तो है ही, समान परमाणुओं से भी निर्मित पदार्थ है। अरे भैया एक ही प्रकार के परमाणु से न मिले हैं, तो एक ही प्रकार के परमाणु को हम लोग समान परमाणु कह दिए तो गलत कह दिए। तो समान परमाणुओं से निर्मित है तो दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सरल भी है और एक ही प्रकार से मिलकर के बना है, तो दोनों आंसर हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31। क्या आ जाइएगा? 31 इधर देखना रे लुल्लू। 31 क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में तत्व कौन है जरा सा बताइए। तो तत्व फिर से आप 118 में देखिए कौन नाम आता है? सोना आता है। कहिए कि सर दिनों रात सोते ही रहते हैं, तो उस सोइएगा ना तो आपको कोयला मिलेगा, और जगिएगा ना बढ़िया से तो वास्तव में पीला पीला सोना मिलेगा। समझ में आ गई बात? सोना, जो सोना 26,000 का था 62,000 का हो, एकदम सीधे उलट दीजिए उसको। 26 दूध 6 उसको उलट दिए 6 दूध 62,000 का हो गया। आगे देखिए 32, समझे कि नहीं? तो जब सोना का कीमत 2 6 से 6 2 हो गया, मैंने 26 से 62 हो गया, तो आप अपने लाइफ को ही बदल दीजिए। जहां सोते थे आप लोग कितना देरी? 12 घंटा, तब सोचिएगा 21 घंटा। 12 का उल्टा 21, बस सोना बनेगा। क्या क्वेश्चन देखना है जी? 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 32 क्वेश्चन को पढ़िए। 32 क्वेश्चन को पढ़िए। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनका सूचकांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, मिश्रण को पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। सही। कैसे अलग कर सकते हैं? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। अब 33 नंबर क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्वेश्चनिया भुला गया, तरीके से लिख दिया। इसमें क्वेश्चनिया बनाने वाला भुला गया कि लालों से लिखना था, तो लाल से लिखे चाहे ब्लू से लिखे चाहे काला से लिखे। दिखाई दे रहा है वायु के घटक गैसों को, वायु का अगर घटक गैस है तो पृथक करने के लिए द्रवित वायु को हम लोग क्या कर सकते हैं? जल्दी से बताइए। द्रवित वायु को हम लोग क्या कर सकते हैं? जल्दी बताइए। तो द्रवित वायु को हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। तो यानी कि आंसर हो जाएगा ए। और 34 नंबर भी क्वेश्चन इसी तरह से बताइए। क्या चीज? निम्नलिखित में कोलाइड कौन है? तो चोकर का विलय कोलाइड है ये नहीं है, नमक का विलयन कोलाइड है ये नहीं है, हवा कोलाइड है ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बादल। फिल्म देखे हैं बादल? देख लीजिएगा, वो बादल नहीं, बादल वो वाला जहां से पानी बरसता है धड़ाक धड़ाक, है कि नहीं? तो बादल आप लोगों को ये याद रखना है। अब चलिए आइए क्वेश्चन नंबर क्या में 35। बहुत आसान क्वेश्चन है जिसको ध्यान से देखिएगा, मिलाते चलिएगा आंसर। चलिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वपातित नहीं है? आप देखिए, नौसादर ऊर्ध्वपातित है, आयोडीन भी ऊर्ध्वपातित है, और गंधक ऊर्ध्वपातित नहीं है। क्योंकि
बढ़िया से बैठ जाओ, बढ़िया से बैठ जाओ। आप याद रखिएगा गंधक ऊर्ध्वपातित नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है, और सब लोग निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। 36 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन भौतिक परिवर्तन है। अरे भैया जिसको हम लोग सामने से काट रहे हैं तो यह क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है। पेड़ का कटाव, पेड़ का कटाव क्या है, भौतिक परिवर्तन है। काटे तो ऐसे से ऐसे हो गया, जल गया तो उसको कोई है, कोई देख रहा है कि क्या हो गया से, है कि नहीं। जिसको आप देख पा रहे हो वही क्या है, भौतिक परिवर्तन। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 37 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से। द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को क्या कहते हैं, युग्म को चुनिए। इसमें द्रव धातु होना चाहिए और द्रव अधातु होना चाहिए। कौन हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए। तो पारा जो है से द्रव धातु है और ब्रोमीन जो है से द्रव अधातु है, बाकी सब अलग बलर है, इसलिए आंसर रखिएगा सी। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। अब बताइए जेकरा से होकर के करंट प्रवाहित होगा, बताइए। एल्युमिनियम तोरा सब एल्युमिनियम के टोके फसल है, तोरा ना बुझा रहा है। अच्छा एगो चीज यहां पढ़िए, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो सबसे पहले देखिए एल्युमिनियम जो है विद्युत का एक पूरा प्रश्न पढ़िए। निम्नलिखित में है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक अधातु है जी, अधातु होना चाहिए। अधातु तब हो जाएगा ग्रेफाइट, ठीक है। तब तो नहीं, आंसर कहां से मिल रहा है जी, है बोलिए आंसरवा कहां से देखिए। अधातु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अधातु। तब आपका आंसरवा सही हो गया, अब सही है। वो तो है, तंबो है। अब आ जाइए 39 नंबर क्वेश्चन में। 39 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो भैया जर्मेनियम इसमें उपधातु है, और क्या चीज है कि नहीं। कॉपर, आयरन, सिल्वर सब तो भैया बढ़िया चीज है। जर्मेनियम में क्या है, न धातु है बढ़िया से, न उपधातु है बढ़िया से, बीच बिचवा है, चला गया है, अलग चीज है। ये बबीता है, बबीता है ना, हो बबीता किन्नर जगा रही है अभी बहुत। 40वां नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर को ध्यान से देखिएगा। कोलाइड के संदर्भ में निम्न कौन सही नहीं है। विसमांग मिश्रण है तो ये है। कण छानने से पृथक नहीं होता, कौन सही नहीं है। प्रकाश प्रकीर्णन करते हैं, कण नंगी आंखों से देखो, कौन सही नहीं। तो भैया आंख से दिखाई नहीं देगा, बिलियन हो जाएगा तो अलग अलग थोड़ी दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो कौन नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं, गलत बात है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 41 यहां है और यहां है, तो 41 नंबर को बढ़िया से देखिए। कोलाइडी विलियन के कणों का आकार कैसा होता है। तो कोलाइडी विलियनों का कणों का आकार विलियन के कणों से, समान कणों से बड़ा होता है। कैसे होता है, बड़ा। अब ये विकल्प जहां भी होगा तो देख लीजिएगा, समान विलियन कणों के बराबर नहीं, छोटा नहीं, समान विलियन कणों से बड़ा। तो यस, सी आंसर हो जाएगा इसका। क्या आंसर हो जाएगा, सी। वह क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 42 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 42 नंबर कर रही है, देखिए। बालू है और नौसादर है, इस मिश्रण को अलग करना है तो उड़ाइए ना, तो बलुया जस के तस रह जाएगा। वैसे विधि को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन विधि। नौसादर जो मिश्रण है उसको जलीय विलयन से उड़ा सकते हैं, और जो बालू के जो कण हो सकता है, बालू का जो कण हो सकता है, बालू का कण उड़ेगा नहीं, वो बैठ जाएगा। वह क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। यह विधि क्या विधि कराती है, ऊर्ध्वपातन। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। जल्दी से बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन, कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है। तो गोंद क्या हो जाएगा, गोंद। आगे 44, इसमें बता दीजिए तो जरा सा, इसमें आप लोग को आंसर अपने से आ जाना चाहिए। इनमें से कौन जो है उपधातु है। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन उपधातु है। अभी बताए हैं कि जर्मेनियम न धातु है न अधातु है, यह उपधातु है, और जर्मेनियम इसमें लिखा हुआ है, इसलिए जर्मेनियम क्या है, उपधातु है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 को ध्यान से देखिएगा। 45 नंबर देखिए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण
होता है। तो यौगिक कने लिखल है यहां पे, हो गया आंसर। समझ में आ गई बात? अब देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? निम्न में से किसके परिक्षेपित अवस्था द्रव्य और परिक्षेपण माध्यम ठोस है? तो देखिए नहीं, जेल का परिक्षेप मैंने इसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस है। आ गया? अब क्वेश्चन नंबर क्या देखिएगा 47। बहुत बढ़िया से 47 का जवाब दीजिए। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव्य हो तो कोलाइडी विलियन इमल्सन है। क्या हो जाएगा? इमल्सन। कल हो बहुत बार इमल्सन बके हैं, समझे कि नहीं? और अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। तापक्रम बढ़ाने पर, बढ़िया से जवाब दीजिएगा, तापक्रम बढ़ेगा तो गैसीय पदार्थ की विलेयता कम बने क्या होगी? बढ़ेगी कि घटेगी? यही दो ऑप्शन होगा। तो निश्चित है कि जब तापक्रम बढ़ाइएगा किसी द्रव में तो उसका गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? घट जाएगी। 49 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? श्रवण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? श्रवण विधि द्वारा। बादल एक क्या है? 50वां क्वेश्चन, एक मिनट। साधारण नमक को जलीय विलयन से किस श्रवण द्वारा करेंगे? साधारण नमक को उड़ाएंगे ना जी जलीय विलयन से, तो साधारण वाष्प बनाकर उड़ाएंगे तो उसको रवाकरण विधि कहेंगे। उसका रवा प्राप्त हो जाएगा। किसका? नमक का। तो नमक का जब रवा हमको प्राप्त होगा तो रवाकरण विधि होगा। और 50 क्वेश्चन जल्दी से जवाब दीजिए। बादल क्या आपको नजर आता है? जल्दी से जवाब दीजिए। कोलाइडी है। अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन में पढ़ाए हैं कि बादल एक कैसा है? तो कोलाइडी है। कैसा है? कोलाइडी है। उसमें वाष्प जलीय कण होते हैं। बादल क्या है? कोलाइडी है। क्लियर हो गया? और साधारण नमक को कैसे अलग कर सकते हैं? रवाकरण विधि के द्वारा। समझ में आ गई बात? आगे आगे देखिए होता है क्या। क्वेश्चन नंबर 50 हो गए। आज 10वां क्लास की भी बहुत ज्यादा 1.5 घंटा की पढ़ाई हुई, 9वां क्लास की भी हुई है, 11वां की भी हुई है, 8वां की भी हुई है, सब की पढ़ाई हुई है। और आज आप लोग इसको देख लीजिएगा, रख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर पढ़ाई हुई है केमिस्ट्री में, तो तीसरा चैप्टर लेकर के आएंगे। और बायोलॉजी जो है से 11वां क्लास का अभी चल रहा है थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर जब हो रहा है तो उसका हो जाएगा, तब हम लोग पढ़ लेंगे क्या चीज का? उसका भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आप लोगों को मिल जाएगा। और आपका जो है से 12 क्लास वाले को जो है 12वां क्लास का चौथा चैप्टर बायोलॉजी में चल रहा है, उसको भी जल्दी से देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।